नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बहुत बहुत मीरापुर में इस वक्त बहुत घमासान छिड़ा हुआ है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आने वाले हैं। परसों जयंत चौधरी जी जो आरएलडी के चीफ हैं उनका रोड शो है और 18 तारीख में ओवैसी और चंद्रशेखर की जनसभाएं हैं प्रस्तावित। और पूरी ताकत दोनों पक्षों ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्षी पार्टियों ने वहां झोंक रखी है। ऐसी क्या बेचैनी है कि आरएलडी के नेता गांव-गांव घूम रहे हैं? सारे नए पुराने नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, खुद जयंत चौधरी जी एक दिन में 4 जगह जनसभाएं करते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हैं। अब फिर लगभग 10-12 गांवों के रोड शो का प्रोग्राम आ गया है। इतने छोटे चुनाव में इतनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है, आखिर क्या डर है? नहीं, डर नहीं कि एक तो जनता से संपर्क करना तो हर तरह से नेता के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैन जी सदैव कहते रहे कि मैं केवल जनसभा नहीं बल्कि जनता के साथ जुड़ने का मेरा सदैव प्रयास रहा है। मैं जो समझता हूँ कि ये चुनाव एक तो क्योंकि आरएलडी अकेली सीट गठबंधन से लड़ रही है, हम सब लोगों की चुनौती का चुनाव है। इसलिए हर कार्यकर्ता को, नेता को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत वहाँ भाई सभा भी किए, लोगों को बराबर वहाँ जुटा भी रहे हैं। तो ये उनका प्रयास तो मेरी राय में सराहनीय प्रयास है। हर बड़े नेता को जनता से सीधा जुड़ना चाहिए। आपको लगता है कि जो आपने एक गठबंधन किया आरएलडी ने बीजेपी के साथ, लोकसभा में आपने 2 सीटें भी जीती, लेकिन उसके ठीक पहले आपका जो वोटर है उसका माइंडसेट एंटी स्टेब्लिशमेंट था, एंटी बीजेपी था। वो किसान मूवमेंट से लेके हाथरस की घटना से लेके लखीमपुर तक, और जैन जी ने जिस तरह से जनसभाएं की बड़े पैमाने पर, उन सब में वो जनता का आक्रोश, किसानों का आक्रोश झलक रहा था उस भीड़ के रूप में। आपको नहीं लगता है कि क्या ये जो आपका इतना मूवमेंट है, इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि भले ही 2 सीटें आप जीत गए लोकसभा में, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं और वो नाराजगी फिर से उभर गई है? अलग अलग के दोनों रास्ते हैं। हम तो हमेशा कहते रहे कि संघर्ष का रास्ता एक बड़ा रास्ता है, मगर वर्तमान स्थितियों में किसान को, गरीब को, नौजवान को जो प्राप्त हो सकता है अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए और सुविधाओं के लिए हम जो प्रयास जैन जी ने किया निश्चित रूप से सराहनीय प्रश्न है। और वर्तमान में जो सरकारें दिल्ली प्रदेश में काम कर रही हैं वो भी एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सारी जनता को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। फैसला भी उचित है। और जैन जी, हम कहते हैं उन लोगों का भला हम ज़्यादा कर सकते हैं जो विपक्ष में रह के कर सकते थे, साथ में रह के ज़्यादा भला हो सकता है, ज़्यादा सुविधा प्राप्त हम अपने नौजवानों को एक काम का और आगे बढ़ने का रास्ता निश्चित रूप से उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन एक परंपरा नहीं टूट पाई उसके बावजूद। आरएलडी किसानों की पॉलिटिक्स करता है और गन्ने की जो राजनीति है वो गन्ना इस पूरी बेल्ट की इकोनॉमी की रीढ़ भी है और पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। ये परंपरा नहीं टूट पाई कि कोई सरकार गन्ने का भाव मिले चलने से पहले घोषित कर दे। आप पुराने नेता हैं इस बेल्ट के और गन्ने का इशू आपको मैंने लगातार उठाते हुए देखा है, मंचों से किसानों के बीच में बात करते हुए देखा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी फंसी कि आचार संहिता लागू होने से पहले आरएलडी जो है वो सरकार पे ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं करा पाया कि वो गन्ने का भाव पहले घोषित हो जाता, बढ़ जाता और उसका माइलेज आपको इलेक्शन में मिलता? भुगतान को लेकर 3-3 जगह किसानों के धरने प्रदर्शन पैरेलल चलते हैं। शामली मिल को लेकर के लगातार चलता है, भड़ल में धरना चलता है, मेरठ कमिश्नरी पे किसान धरना देते हैं, मलकपुर मिल को लेकर परेशानी है किसानों के बीच। देखिए, शामली मिल पर खुद जैन जी, मैं उनके साथ भी गया था और जैन जी खुद धरने पर बैठे। उनके व्यवस्थापकों से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही अपनी जो चीनी हमारी पड़ी सारी बेच करके आधा भुगतान अभी करेंगे, शेष बाद में करेंगे। और आपने जो पूछा, मैं ये कह सकता हूँ कि समझौते के बावजूद भी हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर किसान के हक और हकूक़ के लिए
और मजदूर के हक के लिए बराबर उस लड़ाई को, सिद्धांतों को लड़ना चाहिए। और हम सत्ता के साथ रहते हुए उन सवालों को बराबर प्रेशर सरकार पे बनाए हुए हमें आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। आपको लगता है कि विपक्ष में रहते हुए जो जनता का समर्थन था उसका दबाव ज़्यादा था, या अब सत्ता में रहते हुए आप ज़्यादा दबाव बना पा रहे हैं जनता के लिए? दोनों का अगर कंपैरिजन असल में सत्ता में भी यदि कोई अच्छा परसुएशन कर सकता है, और हम तो अभी भी एक पार्टी है, लोकदल पार्टी है, भाजपा के लोग भी जानते हैं कि इनका सीधे सीधे संबंध किसान से है, गरीब से, मजदूर से है, और निश्चित रूप से हमको अच्छा एक साथी उनको बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से किसान की समस्या को हल करना होगा। और जो जैन जी ने कहा था कि हम गन्ने का मूल्य 400 रुपये दिलवाएंगे, ये प्रयास बराबर है कि गन्ने का मूल्य 400 से ऊपर हो। हम तो कहते रहे कि लागत के अनुरूप गन्ने का मूल्य दो, हर फसल का मूल्य दो। आज भी किसान चाहे गन्ना बोता हो, चाहे गेहूं बोता हो, चाहे सब्जी की खेती करता हो, चाहे फूलों की करता हो, हर क्षेत्र में किसान को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से मंच शेयर किया जैन जी के साथ मुख्यमंत्री योगी जी ने, दोनों नेता जब एक मंच पे थे तो जैन जी भाईचारे की बात कर रहे थे, वहाँ पर गन्ने की बात कर रहे थे, लेकिन योगी जी गन्ने के इशू को बाईपास करते हुए चले गए। उन्होंने मोरना मिल के विस्तारीकरण से तो जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने छपरोली से शुरुआत की, छपरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में रमाला मिल पड़ती है, तो मुख्यमंत्री ने ये तो कहा कि छपरोली से हमने विस्तारीकरण शुरू किया है। और चौधरी साहब भी लगातार ये कह रहे हैं कि साहब मोरना मिल की जो क्षमता वृद्धि है उसकी पैरवी लगातार चंदन चौहान, जो अभी विधायक थे मीरापुर सीट से और अब सांसद हैं बिजनौर के, कि वो मुझसे बार बार एक बच्चे की तरह लड़ रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की है इसके लिए। मैंने इकरा हसन को सुना, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को सुना, वहाँ उन्होंने कहा कि मोरना मिल का तो क्षमता विस्तारीकरण हुआ ही नहीं, इस सरकार को 7 साल का समय मिल गया, अब तक योगी सरकार उस मिल का क्षमता विस्तारीकरण नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, गन्ने का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, या जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे हैं, क्या ये अपीलिंग नारे हैं? क्या इनका जनमानस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? इस नारे पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर ये सच्चाई है कि हमने अटल बिहारी को देखा, उनको सुना भी है, और एक बार तो बहुत करीब से देखा, हमारे काली में NS काली में आए थे। वही भाजपा आज भी भाजपा है, मगर हमारा निश्चित मत है कि सारे समाज को जोड़े बिना, भारत तो कौमी एकजाति का देश है, और समाज को तोड़ने से इस समाज का ही नहीं देश का नुकसान होगा। तो जैन जी आज भी इस राय के हम सर्व समाज को, सबको साथ लेकर के चलें, और सर्व समाज से ही देश का और समाज का भला है, और यही मेरी राय में जैन जी की भी राय है। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत और उसूलों से पार्टी एक कदम भी, एक इधर उधर भी होने वाली नहीं है। उनके कदमों, उनके आदर्शों और उनके मूल्यों के साथ चलेगी, जब हम किसी दल के साथ भी समझौते पर रहें। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद 112 या 17 गांव हैं, और 50 से ज़्यादा गांव हम और राजेश जी घूम चुके। लगातार हम ग्राउंड पे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोगों से हमने बातचीत की, और इस बातचीत में एक सवाल ये उभर के आया है, ख़ास तौर पे मुस्लिमों के बीच से, कि हमने जब पिछली बार वोट दिया था तो बीजेपी के खिलाफ RLD के कैंडिडेट चंदन चौहान को दिया था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, और अब सिनेरियो चेंज हो गया है, तो अब हमारा माइंडसेट, हमारा मन उस हिसाब से बदल रहा है, हम RLD के साथ नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक जनाधार कहीं खिसका है RLD का? देखिए, जो हमारा प्रत्याशी मित्रेश जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो पहले भी 2 चुनाव लड़ी, एक जीती, एक हार गई। उनके प्रति लोगों की एक शरीफ महिला है, समझदार महिला, मेहनती महिला है, आम आदमी की भावना उनके साथ जुड़ी है, और लोकदल का जो मुस्लिम वोटर है आज भी बहुमत में लोकदल के साथ है। मेरा भरोसा है कि लोकदल के को सही मायने में समझते हैं, और इस गठबंधन के साथ भी हमारे साथ मुसलमान वोटर भी, हमारा किसान वोटर जो मुसलमान है वो हमारे साथ वोट करेगा। शुरू में ये भी सवाल उठे कि बीजेपी से उधार लेना पड़ा प्रत्याशी,
हालांकि चौधरी जयंत जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया जब वो आए, हम उनकी सभा कवर करने गए थे, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये मेरी कैंडिडेट नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी की कैंडिडेट हैं। 2009 में उन्होंने इनको कैंडिडेट बनाया था। लेकिन ये भी सबको पता है कि मिथिलेश जी बाद में बीजेपी चली जाती हैं, और तब चली जाती हैं जब आरएलडी उनको लगातार चुनाव लड़ाता है। बहुत कम नेताओं को इतना मिलता है किसी भी दल से जितना उनको मिला, फिर भी वो चली जाती हैं और फिर कंफर्टेबली वापस भी आ जाती हैं। तो क्या पार्टी अपना कोई कैडर, अपना कोई लीडर इस बीच में ऐसा खड़ा नहीं कर पाई कि जिस पे लगता कि इस पे भरोसा जताया जाता, इस पे दांव लगाया जाता, वो भले ही किसी भी जाति से होता, भले ही किसी भी धर्म से होता, लेकिन क्या आरएलडी के सामने ये क्राइसिस है कि अपना पार्टी कैडर खड़ा नहीं हो पा रहा है? क्या उस पार्टी कैडर में निराशा नहीं होगी इस फैसले से जो लगातार लड़ रहा था पार्टी के लिए? देखिए, आपने चौधरी अजीत सिंह जी की चर्चा की। मैं उस चुनाव में उनके साथ गया था, भोपाल में बड़ी भारी सभा हुई थी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अजीत सिंह जी इस महिला को सैद्धांतिक रूप से सोच के रूप में बहुत पसंद करते थे। और जब पार्टी ने टिकट घोषित किया, 3 दिन पहले मेरी दिल्ली से मैं इनसे बातचीत हुई, उसने यही कहा, भाई साहब मैं ठीक है, मैं उधर गई, मगर मेरी भावना, मेरा सोच हमेशा चरण सिंह के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। मैं उस समय भी लोकदल में थी, आज भी लोकदल में हूँ, और मैं निश्चित रूप से लोकदल की राय के अनुसार ही आगे भविष्य में चलूँगी। तो पार्टी ज्वाइन कर उनको टिकट दे दिया। वर्तमान परिस्थिति में बहुत सी कारण होते हैं, आदमी को दल इधर उधर। ज्वाइन तो उन्होंने बाद में किया है, पहले उनका टिकट घोषित हो गया और उनकी ज्वाइनिंग बाद में होती है। वो आरएलडी के दफ्तर में पहुंचती है मुजफ्फरनगर, तब उनकी ऑफिशियली ज्वाइनिंग। वो शायद इजरे के जिला था, मगर उसने ज्वाइन, और 3 दिन पहले लोकदल कार्यालय मुझे खुद मिली, मेरी बात उनसे हुई। मैं कहा आप तैयार? कहा हाँ मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगी, आप लड़ाएंगे। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है। कई लोग, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, फिर कांग्रेस में आ गए, दूसरी पार्टी में से। विचारधारा तो उनके कम्युनिस्ट ही रही। मैं सोशलिस्ट पार्टी से शुरुआत अपनी की। आज भी मैं बेझिझक कहता हूँ, मैं आज भी समाजवादी हूँ और लोहिया के विचारों का पोषक हूँ। तो इसलिए हो सकता है ये सब चीज़ें परिस्थिति अनुसार हो जाती हैं, मगर वो स्वयं जो सोचती है कहती हैं, और वो एक बड़े स्पष्ट और सीधे विचारों की महिला है। मैं समझता हूँ इस कारण से भी वो चुनाव जीतेंगे, वोट उनको मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी कुछ सवाल करें। आपने इस पूरी बेल्ट में लगातार रूरल एरियाज इश्यूज़ को कवर किया है। शर्मा जी, जब 2024 का चुनाव था तो चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन था, तो ये लग भी रहा था बीजेपी को कि अगर ये आंदोलन शांत नहीं हुआ तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा चुनाव में हो सकता है। तो क्या आरएलडी से इसलिए गठबंधन किया है कि जो आंदोलन का जो विरोध था कि विरोध शांत हो जाए? अब हम देख रहे हैं कि आरएलडी भाजपा में शामिल है, बागपत और बिजनौर सीट भी मिली, लेकिन जो किसानों का मूवमेंट था, हमें लग रहा है कि जब पेराई सत्र शुरू हुआ तो किसान एकदम बिल्कुल सख्त पकहाक में खड़ा हुआ है, विरोध भी नहीं कर रहा। तो क्या गठबंधन विरोध रोकने के लिए हुआ था या वास्तव में किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था? आपने खुद ही उत्तर दे दिया। आंदोलन, हमेशा आंदोलन होते हैं, मगर बाद में बातचीत होती है, और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम लोगों ने, किसानों ने लंबे समय तक, मैं समझा 57 से लेकर के, और अभी भी गन्ना किसान तो चाहे गुड़ लेके जमुना पार किए लोगों ने, बाबू गेंदासी के नेतृत्व में गन्ना किसानों का आंदोलन चला 57 में, और उपलब्धि क्या हुई क्या नहीं इसकी हम लोग यदि एनालिसिस करें, कम हुई। आंदोलनों से भी जन जागरण होता है, सरकार का दबाव पड़ता है, मगर बातचीत के ज़रिए भी और सत्ता के लोगों से समझौते से भी मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें कई बार हल हो जाती हैं। इसी दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कोई चीज़ें बंद गई हैं, इसी दृष्टिकोण से जैन जी ने बातचीत की, समझौता किया, और हम ये समझते हैं कि इस बातचीत और इस समझौते के तहत लोकदल की बातचीत से, समझौते से, हम जो चाहते हैं, लोकदल जो चाहता है कि हमको, किसान को, गरीब को ज़्यादा कुछ देने में सफलता मिलेगी। जब चौधरी साहब थे और बीजेपी की सरकार भी थी देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी साहब उनके मंच पे बहुत बार सभाओं को संबोधित करते थे। तो आपको लगता नहीं कि उस दौर की भाजपा और आज के दौर की भाजपा, जो आइडियोलॉजी है आरएलडी की, क्या ये बर्दाश्त करती है कि उसी मंच पर कटोगे बटोगे की बात होगी? जो आपका बेस वोट है,
जो बेस वोट बैंक है, हम देखते हैं 2013 में जब दंगा हुआ तो चौधरी साहब आए भी नहीं, उन्होंने बहुत नुकसान झेला, 2 बार वो हारे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, अपनी आइडियोलॉजी उनकी अपनी रही। तो क्या लगता नहीं कि जब एक मंच पे वो जो दोहा चलता है कटोगे या बटोगे, जो आपका बड़ा वोट बैंक है वो साथ आएगा फिर भविष्य में? अभी राणा जी ने इस पर सवाल किया था। मैं समझता हूँ किसी भी समझदार आदमी को, भारत जैसे देश में हमने जब आज़ादी हासिल की तो हमने तो सेकुलर कंट्री मान करके आज़ादी हासिल की और यही हमने बनाया भी। तो मैं समझता हूँ कि रास्ता केवल रास्ता दिए तो गांधी और चरण सिंह का रास्ता है, जिस पर चलकर हम समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और कभी भी बड़े नेताओं को जो देश को बनाना चाहते हैं, समाज से उनका अच्छा संबंध है, हमेशा वही बात करनी चाहिए जिससे हमारे समाज में अपनी मानसिकता अच्छी रहे, सोच अच्छी रहे और अपने समाज गंगा जमनी तहजीब मजबूत हो। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है नतीजा क्या होने जा रहा है? बहुत कम वक्त बचा है, 20 तारीख को मतदान हो जाएगा। तो इस कम समय में, और आप लगातार घूम भी रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आज भी आप क्षेत्र में दिन भर रहे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि फाइट किससे होने जा रही है? हार जीत का अंतर कितना होगा? देखिए, फाइट तो लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी की ओर सीधे सपा के प्रत्याशी की है। दोनों के बीच में चुनाव होगा। एक दिन पहले ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसे देंगे उसे देंगे। वोटर बहुत समझदार है, वो उनके साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। मगर जो विकास चाहता है, सद्भावना चाहता है, वोटर सब हमारे साथ है और मित्रेश ही चुनाव जीतेंगे। आपको कितना लगता है कि कितना मार्जिन रहने वाला है? मार्जिन पर तो कुछ नहीं कह सकते। एक बार 193 वोट से जीते थे 2017 में अवतार सिंह भड़ाना, तो यहाँ बड़े नज़दीकी मुकाबले होते रहे हैं। जीत तो 10,000 की भी जीत है, 2,000 की भी जीत है और 50,000 की भी जीत है, मगर अच्छे मत से जीतेंगे और मार्जिन अच्छा रहेगा। और मिथिलेश जी जीतने के बाद जो समय बाकी, थोड़ा समय बाकी है, मैं उस दिन भी गया था, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं 2-2.5 सालों में जो आपने सवाल उठाए, मोरना मिल का उसको एक्सपेंशन करना, किसानों की बहुत सी सड़कें खराब हैं, सुक्कर ताल जैसी जगह का विकास, वहाँ तो सबसे बड़ा एक भाई पर्यटन स्थल उसको बना सकते हो। और कल्याण देव जी की तपोभूमि है, तपोभूमि कहता हूँ, जिस स्वामी जी ने छोटे से लेकर बड़े तक सारा जीवन जो शिक्षा, वो शिक्षित बहुत नहीं थे मगर शिक्षा के लिए काम किया। एक से एक कॉलेज, विश्वविद्यालय, खरगोदा जैसी जगह में आके हमें प्रेरित किया कि भाई स्कूल बनाओ, लड़कियों का स्कूल बनाओ, उन्हीं के नाम पे लड़कियों का स्कूल है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि स्वामी कल्याण देव जी की तपोभूमि, उस पर बहुत काम होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना। जो भी प्रतिनिधि हो, MP भी लोकदल का है, क्यों नहीं लोग प्रयास करते, क्यों? और मैंने वो ज़माने भी देखे हैं कि हमने रात को DM ने बुलाया हमको कि साहब कैसे सड़क बने, मैं कहा ये ऐसे बन सकती है, रात को, सुबह ईंट पड़नी शुरू होगी, वो भी ज़माने थे। हाँ, हम गए थे वहाँ शुक्रताल, तो बोर्ड तो लगे हैं, चंदन चौहान जी का और योगी जी का बोर्ड भी लगा है 6 करोड़ की परियोजना का। काम की रफ्तार बहुत धीमी है, लग नहीं रहा देखने में कि कोई काम चल रहा है, और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी बोर्ड लगे हैं वहाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जब अपने भाषण की शुरुआत की तो वो शुक्रताल से ही शुरू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राउंड पे आते आते अगर काम नहीं होता है तो ये निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है। देखिए, मेरठ या वेस्ट में भी जब कोई बड़ा नेता आता है, चाहे प्रधानमंत्री भी आते हैं, वो चौधरी चरण से अपना भाषण शुरू करता है, मगर चौ साहब की भावना को कितना काम हो, ये भी विचारणीय प्रश्न है। मेरठ को क्रांति धारा कहते हैं, मगर इस क्रांति धारा में कितने काम हुए, ये विचारणीय प्रश्न है नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गन्ने की चर्चा की, मलकपुर मिल पर परसों 2 दिन का पेमेंट हुआ, 2 दिन का। 2 दिन के पेमेंट में किसान तो 2 दिन के पेमेंट तो बाजार में वैसे ही खा जाएगा, ये तो प्रेस में उसमें चला जाता है। किसान भी भाई ठीक ठाक रहना चाहता है, तो 2 दिन का पेमेंट कोई पेमेंट नहीं होता, ऐसा जैसे किसी ने रूंगा दे दिया हो। तो पेमेंट कम से कम जब हो 15 दिन का हो, निश्चित समय पर हो। ये खामियां कमियां हैं, लोकदल इसके लिए प्रधान मुख्यमंत्री से मिलेगा भी, कोशिश भी अगर हम जैन जी से भी बात करेंगे, कम से कम पेमेंट सही समय पर हो। मिल के ये कोल्हू आज भी चल रहे हैं, क्रशर आज भी चल रहे हैं, तो उसमें तो नुकसान उनका भी होता है, किसान का भी होता है, उनका भी होता है। तो इसलिए जो व्यवस्था करें, और मैं जो 50 साल का मेरा अनुभव है, 50 साल का,
मैं 67 में हिंदी आंदोलन की जेल गया था। कितने साल हो गए? 23, हाँ 67, तो 67 मैंने 33 और 24 57 साल हो गए। तो 67 से मैं बराबर जो सोच रहा हूँ कि अब बहुत समय नहीं रहेगा, नेताओं को, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि नारों से नहीं, भाषण से नहीं, अब काम से ही काम चलेगा। और ये जनता बहुत जागरूक है। हमको यदि देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना है तो काम तो करने ही होंगे, करने चाहिए। काम से ही काम चलेगा। 57 साल का राजनीतिक अनुभव और पुराने नेताओं की ये खास बात है आज भी कि वो उनकी वो जो अपनी कमजोरियां होती हैं, अपने दल की कमजोरियां होती हैं, उनको भी बड़ी साफगोई से स्वीकार करते हैं, खामियों को दूर करने की बात करते हैं। और एक नए दौर के जो नेता हैं वो दरअसल जो खामियां हैं और जो रियल पक्ष है उसको साइन आउट कर देते हैं और उजले पक्ष पर ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे पहलुओं पे बात की, बारीकी से सारे इश्यूज पे बात की, हमें समय दिया। बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मैंने आपके चैनल को देखा, जिस तरह से आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी न केवल चुनाव के लिए बल्कि उसकी समस्याओं को भी अपने चैनल पर उजागर किए। मैं दोनों साथियों को और आपके और साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। और मेरी इच्छा है कि ऐसा चैनल गांव-गांव फैले, गरीबों के बीच में जावे। और जो चैनल और अखबार काम नहीं कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं, ये चैनल आगे बढ़े। मेरी ये शुभकामना आपको। आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं उन मुद्दों पर जिन पर हम जमीन पर काम कर रहे हैं। जो सवाल हम उठा रहे हैं उनसे आपकी कितनी सहमति और असहमति है, और एक नया वीडियो तैयार करने में, नया कंटेंट तैयार करने में हमें इससे मदद मिलती है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन करके ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।